अध्याय 1 अज्ञात सफर। यह एक वो दिन था गर्मियों के दौरान जब सूरज अपनी सबसे तेज रोशनी में नहीं चमकता था। नीला आसमान और सुबह की हल्की ठंडी हवा ताजगी देते थे। एक हेलीकॉप्टर की ध्वनि ने चुपके से आसपास की शांति को तोड़ दिया। इस परिपूर्ण स्थिति में एक मनुष्य हेलीकॉप्टर में पड़ा था, बेहोश और अनजान। 4 मजबूत बंदूकधारी उसकी ओर देख रहे थे, जैसे कि वे उसकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा कर रहे हों, जैसे कि उन्होंने अनंत काल से उसका इंतजार किया हो। व्यक्ति का चेहरा सफेद रंग में रंगा था और उसकी दाढ़ी और मूंछ असमान रूप से बढ़ी हुई थी। उसके लंबे काले उलझे हुए बाल उसकी रहस्यमय दिखावट को और भी बढ़ा देते थे। एक 40 साल के व्यक्ति के लिए वह काफी युवा लग रहा था। उसका चेहरा दिव्य रूप से बना था। उसकी त्वचा इतनी स्पष्ट और प्रकाशमान थी कि उसके चारों ओर सौंदर्य की एक आभा बन गई थी। उसके शरीर पर हेलीकॉप्टर की धक्का की आवाज के साथ आंखों के चिन्ह थे और कभी-कभी जब वह हिलता तो उसका शरीर हवा में राख को छोड़ देता। उसके अवचेतनता ने उसके आसपास के लोगों को यह तख्तियां कर दिया कि वे विचार करने लगे कि वह कौन है। इस मनुष्य ने हर किसी की दृष्टि में जिज्ञासा और आश्चर्य को जागृत किया जिन्होंने उसे देखा। पायलट ने घोषणा की 11.6755 डिग्री उत्तर, 92.7626 डिग्री पूर्व। रॉस द्वीप में 3 मिनट में उतर रहे हैं। रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे सौंदर्यपूर्ण जमीन होता है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किमी पूर्व में स्थित यह एक को अपनी विरल और महत्वपूर्ण प्रजातियों के अनुभाग में प्राकृतिक उपहारों की शांति का आनंद लेने के लिए बुलाता है। द्वीप को सजाने वाला एक गोलाकार उच्च तकनीकी संरचना थी। विशिष्ट भूमि पर शोध के उद्देश्य के लिए बनाई गई इस शानदार संरचना ने सबसे बड़े संदेहवादियों को भी आश्चर्यचकित किया। नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित यह संसाधन शैली की तटीय और समुद्री मॉनिटरिंग प्रणालियों से लैस था। केवल कांच से बनाई गई यह संसाधन पृष्ठ प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करती थी। हर स्क्रीन जिसे कोई भी छूता वह उनके साथ बातचीत करने लगती थी, जैसे कि यह एक उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो। उनके चारों ओर के तापमान और वायुमंडलीय दबाव को बदलकर ऐसे तरीकों से जीवन को आसानी से बना देती। इन पहलुओं में जैसा कि यह उत्कृष्ट था, वैसा ही यह सुरक्षा के मामले में भी था। गोलाकार छत के प्रत्येक कोने में मोशन सेंसर कैमरे स्थापित थे। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का केवल अकेलापन कभी भी डोम के अंदर नहीं था। जहां भी जाते थे एक डिजिटल आंख उनके साथ थी। वीरभद्र, एक स्वेच्छा सेवानिवृत्त पूर्व भारतीय सेना के ब्रिगेडियर, ने अपनी पदस्थान छोड़ दी और सीधे डोम की लॉबी की ओर बढ़ते हुए चल दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने 4 सशस्त्र गार्डों के द्वारा घेरे बंदी को देखा। वे उसके हाथ में पहने हुए हैंडकफ और आंखों पर पट्टी के साथ बेहोश शरीर को कॉरिडोर में खींच रहे थे। उसके नंगे पांव ने फर्श पर राख के निशान छोड़ते रहे। वीरभद्र ने सोचा, वह वो आदमी है। विरुद्धी वस्त्र पहने हुए बंदी के निचले पेट को केवल एक छोटी और पतली लॉइन क्लॉथ ढक रहा था। उसका शरीर राख से लगा था। उसके गर्लों की माला मुड़ी हुई थी जो रुद्राक्ष बीजों से बनी थी। उसके ऊंटे बाल का आधा हिस्सा एक शीश में बांधा था और उसके साथ एक जंगली लोहे की त्रिशूल से सजीव हो गया था। वीरभद्र ने इस स्थान पर सुरक्षा प्रमुख के रूप में आकर अपने साथ 21 व्यक्तियों की टीम के साथ आया, जिसमें सशस्त्रधारी और गार्ड्स शामिल थे। वह वहां किसी मिशन के लिए आया था। जो लोग उसके संगठन के पास सबसे श्रेष्ठ थे, वह विभिन्न संगठनों के द्वारा पूरे विश्व में विशिष्ट और सांप्रदायिक या सार्वजनिक मिशनों के लिए आवश्यकता अनुसार बुलाए गए थे, लेकिन यह एक दूसरे से अलग था। वीरभद्र की लंबाई 6 फीट थी। वह आम 40 वर्ष की जीवन काल की सामान्य अपेक्षित आयु से काफी देर तक जीवित रह चुके थे, जिसमें सेना को समर्पित भाग भर में था। उनका चेहरा एक सामान्य आदमी का था, खासकर अच्छे चरित्र वाले नहीं। उनकी तव्य की धूसर त्वचा उनके नमकीन काले बालों के साथ उनकी कठोर दिखावट को और ज्यादा मजबूती देती थी। कुछ चोटें और निशान उनके दोनों हाथों पर थी, जो बहुत पुरानी नहीं थी। उनके युद्धों की ओर, उनके तीव्रताओं की ओर इशारा कर रही थी। उनके कठोर मांसपेशियों वाले शरीर की जानकारी उनके काले जीन्स,
सफेद टी शर्ट और भूरे चमड़े के जैकेट के नीचे दिख रही थी। उनकी आंखें काली एविएटर चश्मा से छिपी थीं। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, उन्हें हमेशा अपने पिस्टल की जागरूकता रहती थी, जो उनके जैकेट के अंदर कमर पर छिपा होता था। उन्होंने एक गार्ड से आदमी का पर्दा उतारने और उसके हाथों को मुक्त करने का आदेश दिया। उसने अपनी चश्मा उतारी। उनके दाहिनी आंख के समान एक जख्म अब दिख रहा था और उनकी काली आंखें उसके सामने खड़े आदमी पर बसी हुई थीं। वीरभद्र एक क्षण के लिए हैरान थे। वीरभद्र और उनके बॉस का इंतजार इस आदमी का था, जो उन्हें पता नहीं था कि विशिष्ट रूप से क्यों। उन्हें बस यह पता था कि वह आदमी जिसकी खोज में थे, उसे पकड़ लिया गया था और उसके साथ पूछताछ की जानी थी। उस पूछताछ के बारे में वह नहीं जानते थे, लेकिन यह सुनिश्चित थे कि यह कुछ गंभीर है। उनकी असहमति शीर्ष पर थी। उन्हें पूरी कहानी जाननी थी। उन्हें अंतर्निहित मंडल में खड़ा होने का अधिकार था। यदि नहीं, तो उन्हें क्यों बुलाया गया था? वह सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ काम कर चुके थे और उनके तरीकों को अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि उनकी नई उच्च कमान अजीब थी। वे हर चीज के बारे में उत्सुक थे, लेकिन फिर भी इसे बड़ा रहस्य बनाए रखने में सफल रहे। वीरभद्र, उसका नाम एक परिचित आवाज लॉबी में गूंजते ही उसने लगभग उछलकर देखा। यह डॉक्टर श्रीनिवासन थे, उनके बॉस। हाँ सर, उन्होंने उत्तर दिया। वीरभद्र का उत्तर देने वाला आदमी 4 फीट और 8 इंच लंबा था, लगभग 65 वर्ष का। उसके होंठ गहरे भूरे थे, जिससे पता चलता था कि वह एक बड़े धूम्रपानी थे। उसके सफेद बाल केवल उसके शीर्षक का हिस्सा ढकते थे। एक और पहलू था जो उसकी आयु को दिखाता था, वह उसके बेसुरो दिखने वाले भावना था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने ब्राउन मैट सूट पहना था, जिसके नीचे एक सफेद कमीज थी। उसके कॉलर से एक विशाल लाल टाई बढ़कर लटक रही थी। उसने अपनी आंखों पर पुरानी काली चौकोर ढांचे वाली चश्मे पहनी थी, जिनके 2 किनारों से एक डोर नीचे लटकती थी और गर्दन के चारों ओर जा रही थी। डॉ श्रीनिवासन का रूप हास्यपूर्ण था, लेकिन उनकी आंखों में अनुशासन की भरमार थी। उनका आचरण शीर्ष के अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता था। वे डिफॉल्ट रूप में बॉस थे। उन्होंने सबको अपनी मौजूदगी में अधीन सिर में महसूस कराने की क्षमता दी थी। जब तक वे शांत रहते थे, तब तक वे मजाकिये थे। यह आसानी से साबित किया जा सकता था कि वे किसी बकवास नहीं करने वाले आदमी थे और अपने काम में बहुत ही समर्पित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे एक और आदमी आए, डॉक्टर बत्रा। उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन को वीरभद्र से परिचय करवाया और उम्र दराज करवाया। उन्होंने हाथ मिलाए। डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के सहकर्मी थे, ऐसा वीरभद्र को लगता था, या ऐसा प्रतीत होता था। वीरभद्र ने उसे एक उससे ज्यादा खुश दिखने वाले प्रकार का आदमी माना। उसका चिड़चिड़ा चेहरा था और उसका गुस्सा दिखाई देता था। वह डॉक्टर श्रीनिवासन से भी ज्यादा शिक्षित दिखता था। उसकी आंखें विचारशील व्यक्ति की थीं। डॉक्टर बत्रा लगभग 50 वर्ष के आसपास के एक लंबे गोरे व्यक्ति थे और सिख समुदाय से थे। उनकी भूरी आंखें और गोल चेहरा था। उन्होंने एक साधारण मरून कमीज और काले ट्राउजर पहने थे, जो उनके काले चमड़े के जूतों के साथ अच्छे जा रहे थे। उनके शरीर की अधिकांश चर्बी पेट के आसपास जमी थी। उनकी दाढ़ी और मूछें स्टाइलिश तरीके से छोटी थी। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की कलाई पर एक धातु कड़ा और बाएं हाथ की कलाई पर रोमन संख्याओं वाली एक क्लासिक घड़ी पहनी थी। क्या यह वही है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी भारी आवाज और दक्षिण भारतीय उच्चारण में पूछा। औनु सर, वीरभद्र ने तेलुगु में उत्तर दिया और तुरंत इसे सही किया। मेरा मतलब है, हाँ सर। तो हम किसके इंतजार में हैं? उसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ। गार्ड वीरभद्र के पीछे चलकर आदमी को खींचते हुए उसके चारों ओर पोजीशन बनाए रखने चले गए। वे एक एल आकार के मगर से गुजरे। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे आगे बढ़े और वीरभद्र उसके पीछे आए। यह मार्ग बाएं दीवार और दाएं ओर कुछ दरवाजों के बीच में संकोची था और आगे एक तेज बाएं में पहले आने वाले दीवार से दरबंद किया गया था। वे दीवार के मृत अंत तक पहुंचे, जिसे 2 आदमियों द्वारा रक्षित किया गया था। वीरभद्र अब भी अनजान थे कि इस आदमी के खिलाफ पूछताछ क्यों की जा रही थी। वो कमरा जिसमें वे दाखिल हुए थे लगभग 12 फीट ऊंचा था
और वही शानदार और आलीशान सजावट में किया गया था जैसे कि कुलभूषण के अन्य हिस्सों में। एक कुर्माणिक इस्पात से बनी कुर्सी जिसमें एक पादक को जोड़ा गया है, जेन की पीठ बनी हुई है। एक काली चमड़ी की सीट और हाथ कड़ियां आरामदायकों में एकीकृत की गई हैं। वो केवल उपकरण थीं जो कमरे में थीं। ये एक प्रयोगशाला थी, ऐसा दिखता था। कुर्सी के आसपास कई पॉलिश लकड़ी की मेज थीं। प्रत्येक मेज पर एक कंप्यूटर स्क्रीन था। सुविधा में एक प्रोजेक्टर छत से लटक रहा था और प्रोजेक्टर के सामने एक सफेद स्क्रीन में खिसक गया था। पकड़ा गया आदमी केंद्र में बैठेगा और पूछताछकर्ता उसे हुक के जरिए उत्तर निकालेगा। उस आदमी को खींचा गया, केंद्रीय सीट में धकेला गया और उपलब्ध साधनों का उपयोग करके गार्ड्स ने उसे चेयर से बंध दिया। उसकी कमर, सिर और पैरों को चमड़े की बेल्टों से चेयर से बंध दिया गया। उसके उंगलियां अब उसके शरीर के केवल चलने वाले हिस्से थे। इस बीच वीरभद्र चुपचाप बैठकर कैमरों का पर्यवेक्षण कर रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि केवल कैप्टिव ही नहीं बल्कि कमरे में मौजूद सभी अन्य भी देखे जा रहे थे। यह लगभग 11 बजे के आसपास था जब वो आदमी धीरे धीरे जागरूकता प्राप्त करने लगा। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके चेहरे पर सफेद पेंट को गीले टिश्यू का उपयोग करके साफ कर रहा था। उसने किसी को उसके बारे में बात करते सुना। बातचीत उसकी पहचान के बारे में थी, जैसे कि एक अघोरी के रूप में। वह कितना अजीब दिखता है, ऐसा कौन सी अच्छी छवि है, एक लड़की चिल्लाई। मैं जानता हूँ कि वह कौन है, एक आत्मविश्वासपूर्ण पुरुष आवाज दिया। इस अजीबों को पहले चीज पहले, तू कौन है, लड़की ने पूछा। अभिलाष, वो आदमी तुरंत उत्तर दिया। और तुम उसे कैसे जानते हो, लड़की ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता और नहीं जानता कि वह कौन है। मैं जानता हूँ कि वह क्या है, वह एक अघोरी है। अघोरी? लड़की आश्चर्य में पूछी, जैसे कि उसने पहली बार यह शब्द सुना हो। अघोरी खुद शब्द ही पीठ की हड्डी में रिंगों की तरह छुपी डर का प्रतीक है। भारत और नेपाल के हर गांव में अघोरियों की कहानियां सुनी जाती है। कहा जाता है कि वे प्रकृति पर अवरोधित शक्तियों के मालिक हैं, मृत्यु को जीत सकते हैं, वस्तुओं को उपस्थित कर सकते हैं, मानव मांस और मल का सेवन करते हैं और अत्यंत अशुद्धता में रहते हैं, कभी कभी पूरी तरह नंगे होकर। अघोरियों ने वास्तव में एकत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पवित्र और अशुद्ध के बीच के किसी भी द्वैत को समाप्त करने की उनकी इच्छा में शवों के साथ भी यौन संयोग जैसे भयावह अभ्यास में रुचि दिखाई है। वे घिनौने, अशुद्ध और सामाजिक प्रतिष्ठितियों में उत्तरदायित्व से अपने आत्म खोज की प्रक्रिया में प्रवृत्त होते हैं। वे शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं और मांस खाते हैं। कुछ भी तबू नहीं माना जाता है, लेकिन उनकी प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाने वाली बात यह है कि उनके मंदिर शव संस्कार भूमियों होते हैं। उनके वस्त्र मृतक से आते हैं, शमशान घाटों से लकड़ी आती है और खाना नदी से आता है। जब कोई व्यक्ति का शव संस्कार किया जाता है तो वे मृतकों की राख में लिपटकर खुद को लगाते हैं और मृतकों पर ध्यान करते हैं। अघोरियों का जीवन हड्डियों की खोपियों से बने बालों से भिखारी होकर बीतता है। फिर भी अघोरियों के जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका मांसाहार है। शवों को जो नदी से खींचे जा सकते हैं, जैसे कि गंगा, या शव संस्कार भूमियों से प्राप्त किए जा सकते हैं, वे रूह और खुली आग पर राते और पके जाते हैं, क्योंकि अघोरियों का मानना है कि वो चीजें जिन्हें दूसरों ने मृत आदमी के रूप में माना, वास्तव में केवल प्राकृतिक पदार्थ होती हैं जिनमें पहले जीवन शक्ति नहीं बची होती। इसलिए साधारण लोगों के लिए मांसाहार को प्राचीन, बर्बरिक और अशुद्ध माना जा सकता है, जबकि अघोरियों के लिए यह साधारण स्थितियों को परिवर्तित करने और आत्मा की प्रामाणिकता की ओर एक आध्यात्मिक निश्चयन होता है, जो वास्तव में कुछ भी अपवित्र या परमेश्वर से अलग नहीं है, जिसे सब में होने वाले को आलंबित किया जाता है। वास्तव में अघोरियों को इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, जो पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होता है। उत्तर भारत की सड़कों पर कई अघोरियों को उनके खोपियों के कप के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। वे अपने बालों को बड़े हद तक बढ़ने देते हैं, बिना किसी चिंता के कि उन्हें कटवाने की आवश्यकता है। वे डर और पूर्वाग्रहों को जीतने के लिए
शरीर का उपयोग करने के पवित्र गैर भेदक पथ का पालन करते हैं और अद्वैत की अंतिम स्थिति प्राप्त करने का। अब सदियों से वे अपने भूतकालिक और रहस्यमय जीवन शैली से दुनिया भर के लोगों को मोहित कर रहे हैं। आघोरियों के इतिहास की खोज करते समय एक देखने को मिल सकता है कि पहले आघोरी जिन्होंने भविष्य के आघोरियों के जीवन की नींव रखी किनाराम थे। शहरी किस्से के अनुसार उनकी आयु 150 वर्ष तक थी और उनकी मृत्यु 8वीं सदी के दूसरे अर्ध में हुई थी। आघोरी विश्वास करते हैं कि शिव परम और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। उनके अनुसार जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में होता है वह शिव के कारण होता है। महिला देवियों में काली उनके लिए सबसे पवित्र रूप होता है। एक और आवाज बातचीत में आया। इस बार वह आवाज व्यक्ति के पास बहुत करीब थी। ये डॉक्टर बत्रा बातचीत में शामिल हो रहे थे। कहते हैं अघोरी दावा करते हैं कि उनके पास आज हमारे सबसे घातक बीमारियों का इलाज है, जैसे कि एड्स और कैंसर। इन दवाओं को उन्होंने मानव तेल के रूप में संग्रहित किया है, जो किसी मृतक की दहनी चिता के बाद से इकट्ठा किए जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन्हें जांच नहीं किया गया है। अघोरियों के अनुसार ये बहुत ही प्रभावी होते हैं। बंदी को यह महसूस हो सका कि डॉक्टर बत्रा जब अघोरियों पर अपने ज्ञान की रोशनी डाल रहे थे तो वह उसके हाथ में एक सिरिंज डाल रहे थे। हिमाचल के बर्फ से ढके पर्वतों से लेकर गर्म रेगिस्तानों तक और बाघों से भरपूर जंगलों तक अघोरियों का पता उन जगहों पर है जहां किसी अन्य मनुष्य की सुरक्षा की जानकारी नहीं होती। अभिलाष इसे आगे बढ़ाते। अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध, घिनौना या गंदा नहीं होता। उनके अनुसार अगर आप सबसे विकृत क्रियाओं को करते समय भी भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप भगवान के साथ एक हो जाते हैं। यह अधिकांश जनसंख्या के आत्मविश्वास को छूने के लिए होगा। किसी कब्रिस्तान में शव पर बैठकर ध्यान करना। अघोरियों का विश्वास है कि हर कोई एक अघोरी के रूप में पैदा होता है। एक नवजात शिशु अपने मल, गंदगी और खिलौनों के बीच भेद नहीं करता है और सबके साथ खेलता है। ये केवल तब उनके बारे में पता चलता है जब उसके माता पिता और समाज उसे यह कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और वस्त्रीय आधार पर चुनौतियों को चुनता है तब वह आघोरी की विशेषताओं को खो देता है। उनका मानना है कि मृत शरीरों के बीच सेक्स करने से अत्याधुनिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। महिला संगीतियां भी मृतकों की राख में लिपटती हैं और यह सेक्स प्रक्रिया में ढोल बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप होता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई महिलाएं उनके साथ सेक्स करने के लिए बाध्य नहीं की जाती और साथ ही यह भी ध्यान में रखते हैं कि सेक्स के समय महिलाएं मासिक धर्म में हों। अब जब आप ऐसे शहर में मांसाहार करते हैं जैसे कि वाराणसी, जहां गैर शाकाहारी भोजन खाना भी अब भी नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, तो आप जानते हैं कि आप स्वयं पर मुसीबत आने देते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब भी वे सार्वजनिक रूप में मानव मांस खाते हैं तो किसी विशेष कार्रवाई की ओर नहीं बढ़ता है। ये शायद इनका कारण है कि वे मृत मानव भोजन करते हैं और किसी को मारने के लिए नहीं। पवित्र अघोरियां मासूम, प्यारी, सदैव दयालु और जब भी आप उनकी खोज करते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। वे अपने बहुमात्र समय का ध्यान ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। शब्द ओम मनुष्य की कानों में गूंजता है और धीरे से उसने अपनी आंखें खोल दी।